अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये पार्ट 7 चल रहा है, पार्ट 7 शुरू हो रहा है, जिसमें मतलब कि घटना चक्र के मॉडर्न इंडिया का सेक्शन, जिसमें राष्ट्रीय स्तर का और साथ साथ बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। चूँकि ये वीडियो बिहार स्पेशल मतलब बिहार से संबंधित एग्जाम के लिए, चाहे वो बिहार पीसीएस हो चाहे बिहार के टीचर की वैकेंसी, क्योंकि हर एग्जाम में, दोनों एग्जाम में आपका बिहार स्पेशल और प्लस मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये उसके लिए वीडियो है, जिसमें मैं 6 पार्ट बना चुकी हूँ, अब 7वां पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 179 से हम शुरू करेंगे। लिखा है कि पुस्तक कौन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी साहब जी ने लिखी है। ठीक, दादा भाई नौरोजी को लौह पुरुष भी कहते हैं। इन्होंने कब कब कांग्रेस का वो किया था अध्यक्षता? तो 1886 और उसके बाद 1893 और उसके बाद जो और 1906, इन सब में इन्होंने किया था अध्यक्षता। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका सर सैयद अहमद खां एक्चुअल में कांग्रेस के विरोधी थे। उनको ये लगता था क्या ज़रूरत है कांग्रेस को विरोध करने की, अंग्रेज अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब शिक्षा बढ़ा रहे हैं। तो 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने तथा शिव प्रसाद सिंह, इनके साथ शिव प्रसाद सिंह भी हैं, ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई। इनकी संस्था का नाम क्या है? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये कहा था करजन, क्योंकि उस वक्त इसने ही, करजन ही जो बंगाल विभाजन करा रहा है। कांग्रेस शासक समझते थे कि नरमपंथी, अब ये क्या लिखा है? कांग्रेस शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था क्या? मुझे विश्वास कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, तो इसका उत्तर, इनमें जितने भी ऑप्शन है उनके अनुसार कोई नहीं है। तो इसके एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि 1859 और 60 इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य प्राप्त ही नहीं हुए हैं। फिर इसके बाद अधिकतर नरमपंथी नेता थे कहाँ के? शहरी क्षेत्रों के थे नरमपंथी के। जो कांग्रेस स्थापित रही उस दौरान नरमपंथी नेताओं की वजह से ही हो रही थी, बाद में गर्मपंथी नेता आते हैं जब देखते हैं कि इन लोगों से कुछ नहीं हो रहा है। फिर तो लिखा है, उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्र संबंध इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित का अधिकार था। उपाधियां, बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और इनका साधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस केवल जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि इनकी भावनाओं को समझे और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। फिर अगला है, निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था? ये क्वेश्चन उपग्रंथी नहीं, इसको माने जो उपद्रव वाले उनका उग्र ग्रंथी होना चाहिए, ये मिसप्रिंट हुआ है।
क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जो है नरमपंथी वाले थे, उग्रपंथी नहीं। ये शिफ्ट है, उग्र यहाँ होना चाहिए, प इधर होना चाहिए था। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुत्थान उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। इन्हें 1889 में बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के मत से राजनीति में भाग लिया। तो ये पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचते हैं 1889 में। 1897 ईस्वी इन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। इसका सही ऑप्शन है। ठीक, अगला इसका एक्सप्लेनेशन है क्या कि वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचार तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस समाज ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। एम सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। अगला क्वेश्चन फिर वही कि 1905 में सर्वसभा किसने स्थापना की गई? तो गोपाल गोखले। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो ये कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा, रजनी पाम दत्त ने। मतलब वो उससे लड़ भी रहे साम्राज्य से, उसका सहयोग भी कर रहे हैं। तो कितना कंट्राडिक्शन वाली चीज़ है यहाँ पे। फिर रजनी पाम दत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था, कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए भी देश को स्वतंत्र कराया। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथियों प्रभावाधीन आया कब? 1906 के बाद। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव पड़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन तीनों लोग लाला लाजपत, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर, ये लाल बाल पाल, ये तीनों लोग थे। अरविंद घोष भी इनके साथ हैं। इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला क्वेश्चन 189 क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जानने लगे कब? माने कब इनको कहा जा रहा है कि लोकमान्य तिलक जी हैं, लोकमान्य वाली उपाधि? तो इसका सही ऑप्शन कोई नहीं है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में दिया है क्या कि ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे। उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। तो कई कारण हैं इसके। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दिल से संबंधित था? तो अरविंदो घोष थे। इस ऑप्शन के अनुसार अरविंदो घोष जी थे। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता। वो गरम दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893-94 में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतया सफल रही है और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। इनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। तो एक क्वेश्चन ये भी, कांग्रेस क्षय रोग से मरने किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतुल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर खड़ंत करने के मामले में मुकदमा चला। एक वर्ष की सजा हुई अरविंद घोष जी को, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी चले गए। फिर अगला क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1906 में की गई।
किसकी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में, माने इसका एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCE की स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी एवं अन्य राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नरमदलीय तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि गर्म दल के नेता थे। फिर इसके बाद जो है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। नरम दल आपका ये क्या है? तो राजा वाम बंध्य आंदोलन, इनका इंग्लिश टर्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, ऐसी इनकी पद्धति थी। अर्थात क्या है कि कांग्रेस नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजा वाम बंध्य आंदोलन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय जी थे। इन्हीं को पंजाब केसरी भी कहा जाता था। साइमन कमीशन के विरुद्ध में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला जी लाठियों प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 में इनका देहांत हो गया। अभिनव भारत से संबंधित कौन है? तो वीडी सावरकर है। ये बहुत क्रांतिकारी संगठन था, 1904 में स्थापित हुआ था और कहाँ पे? नासिक महाराष्ट्र। संस्थापक वीडी सावरकर। और 1899 ईस्वी स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में गुप्त हुआ। तो मतलब एक क्वेश्चन ये है कि जो अभिनव भारत है ये इसके पहले 1899 में मित्र मेला नाम से थी। बाद में 1899 के बाद 1904 आता है जिसमें इसका नाम रख दिया जाता है कि अभिनव भारत। उसकी स्थापना वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये वही हैं जिन्होंने 1857 को पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में। फिर इसके बाद 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किंग्स बोर्ड पर फेंका, परंतु किंग्स बोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी व पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे गई। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले यही थे, खुदीराम बोस, 14 वर्ष की उम्र थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, खुदीराम बोस किस स्थान किंग्स बोर्ड की हत्या करना चाहते थे? तो मुजफ्फरपुर। पहला वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे तो दिख जाएगा उसी में। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया आज का अखबार है, तो ये राष्ट्रवादी समाचार कहाँ से होगा? द हिंदू, बंगाली और दी महरत्ता, ये सबके राष्ट्रवादी समाचार, मतलब ये अंग्रेजों का विरोध छापते थे उस दौरान। टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, ये सब थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो इसका ऑप्शन है यंग इंडिया, क्योंकि यंग इंडिया गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, तो क्रांतिकारी गतिविधि वो तो करेंगे नहीं। बाकी संध्या हुआ, गदर हुआ, युगांतर, ये क्रांतिकारी गतिविधि की बात करते थे। तो लिखा है क्या एक्सप्लेनेशन में कि यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस पार्टी का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। तो अगर गदर पार्टी का दूसरा नाम पूछा जाए तो क्या होगा? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। और कब? 1913 में स्थापित। कौन कर रहे हैं? भाखना जी, सोहन सिंह भाखना जी। फिर इसके बाद युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन ऐसे है कि द हिंदू है, केसरी है, बंगाली है, हिंदुस्तानी, ये जितने समाचार पत्र किनके नाम है संपादक के नाम लिखेंगे। जैसे केसरी बाल गंगाधर तिलक जी होंगे, ठीक। और लोगों को हम देखते, तो अगर हम एक दो दूसरे स्थान पे जरा देखें किस पे दिख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक जी, तो इसमें भी बाल गंगाधर तिलक, इसमें भी दिख रहे हैं। और बाकी का देख लेते हैं क्या, तो इसका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है, यानी कि द हिंदू कौन कर रहे हैं? जी सुब्रमण्यम अय्यर कर रहे हैं। केसरी बाल गंगाधर तिलक कर रहे हैं। फिर उसके बाद बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। और इसके बाद यहाँ पे बंगाली एस.एन. बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा जी कर रहे हैं। और सुधारक पत्रिका गोपाल के गोखले कर रहे हैं। हिंदू पैट्रियाटिक का संपादक कौन? हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं।
कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले हिंदू पैट्रियट का प्रारंभ 1853 गिरीशचंद्र घोष ने किया था। गिरीशचंद्र घोष ने किया था, संपादक में हुआ था। फिर 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बन गए। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व कई लोग करते हैं। तो इसमें क्या है, 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। क्योंकि दोनों ऑप्शन है इसलिए इन दोनों को लेके ई हम ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो ऑप्शन 1913। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने वर्ष 1913 में अपनाया था। होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित था क्या? उपर्युक्त सभी मतलब कौन कौन? तीनों ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, जो ब्रिटिश भारतीय अधिकारी उन सबके पेंशन भारत सरकार के खर्चे में शामिल था। भारत में खरीदे गए सैन्य वाहन भंडार जितने भी चीजें खरीद रहा है भारत सरकार का जाएगा। रेलवे के गारंटीड ब्याज जो जा रहे हैं वो भी भारत सरकार ही देगा। होम चार्जेज या ब्रिटेन भारतीय सरकार के खर्चे में ब्रिटिश भारतीय अधिकारी पेंशन भारत खरीदे गए सैन्य हुए ये सभी समाहित थे। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त जी ने कहा था ये 3 दिन का तमाशा है 1897 अमरावती अधिवेशन में। 1897 के अमरावती अधिवेशन को 3 दिन समाता कौन? अश्विनी कुमार दत्त जी। तो ये रहा हमारा पार्ट 7 वीडियो, जिसमें हम 205 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। अभी हमको 500 क्वेश्चन तक पहुंचना है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।